आज हम लोग जो टॉपिक लेक्चर में ले रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है इसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं और वो यदि उनकी प्रॉपर केयर हुई तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन यदि उनकी केयर प्रॉपर नहीं हुई तो उनकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स को हम हाई रिस्क पेशेंट्स कहते हैं। कोई भी जो रोग रहता है वो भले ही दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें भी पेशेंट हाई रिस्क में जा सकता है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया को ही ले लो। डायरिया जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन यदि उसमें कंडीशन उसकी ख़राब हो जाए पेशेंट की, अर्थात उसको यदि डिहाइड्रेशन हो जाए तो वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। अभी अपने पूरे विश्व में कोरोना वायरस के कारण पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इसमें भी अपन ने देखा है कि जितने ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं कोरोना से, उनमें से मैक्सिमम लोग तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क में हो जाते हैं और उसके कारण उनकी डेथ होती है। अब इन सब के पीछे का मुख्य कारण क्या रहता है? कारण जो रहता है वो है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस रहता है, हम सभी जानते हैं कि उसी के कारण अपनी बॉडी के अंदर जो भी डिसीज़ है उसके अगेंस्ट फाइट करने की या उनसे लड़ने की क्षमता रहती है। ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस रहता है वो यदि अच्छा होगा तो व्यक्ति कितना भी बीमार हो वो वापस से ठीक हो जाता है, और यदि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तब ऐसे समय में वो व्यक्ति ठीक होने की बजाय उसका स्टेटस खराब होने के कारण उसका रोग और ज़्यादा गंभीर हो जाता है और कई बार इसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। अब चूँकि यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस आया है, इसका मतलब है कि जो डाइटिशियन है वह उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा कर सकती है, और इसीलिए डॉक्टर के बराबर एक डाइटिशियन का रोल रहता है। और इसीलिए जो डाइटिशियन है उसको बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट का स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, क्योंकि डॉक्टर तो अपनी दवाइयाँ देता रहता है, लेकिन डाइटिशियन को उसको कैसा आहार देना ये डिसाइड करना रहता है। अब किस प्रकार का डाइट दिया जाए वो उसके लिए सबसे पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना ज़रूरी है। ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको असेस करने के लिए ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में जो टेक्निक अप्लाई की जाती है उस टेक्निक के लिए का जो नाम है वो है सब्जेक्टिव न्यूट्रिशनल ग्लोबल असेसमेंट, जिसको कि शॉर्ट में SNGA के नाम से जाना जाता है। ये सब्जेक्टिव न्यूट्रिशनल ग्लोबल असेसमेंट ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक प्रोफॉर्मा रहता है, प्रपत्र है, और ये जो प्रपत्र है वो हमारे श्री लक्ष्मी की जो डायटीटिक्स की किताब है उसमें पेज नंबर 437 पर दिया हुआ है। ये जो सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में उस पेशेंट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पर जो खाना बनाया हुआ है इसमें दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले, क्योंकि जो पेशेंट रहेगा वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए उसके हिसाब से ये खाना तैयार है। इसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम लिया जाता है, एज उसकी देखी जाती है, सेक्स उसका देखा जाता है, फिर कौन सा डॉक्टर है उसका नाम लिया जाता है, कौन से रूम नंबर में वो एडमिट है वो देखा जाता है, कौन जो डाइट कंसल्टेंट है मतलब डाइटिशियन है उसका भी नाम इसमें लिखा रहता है, और इसमें
और जो चीज़ देखी जाती है कि जो पेशेंट है उसका बीएमआई कैसा है, ये भी असेस किया जाता है। और बीएमआई असेस करने के लिए उसमें हाइट और वेट ये उसका नोट डाउन किया जाता है, और उसका उस एज और हाइट और वेट के हिसाब से उसका बीएमआई क्या होना चाहिए आइडियल, वो भी इसमें लिखा जाता है, जो कि केजी में दिया है कि आइडियल बॉडी वेट इन केजी। बीएमआई जो है उसका, उसके आधार पर फिर ये निकाला जाता है कि वो अंडर वेट पेशेंट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबेज है, ये उसका देखा जाता है। अब पेशेंट जो है वो ओबेज भी हो सकता है, ओवर वेट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और अंडर वेट भी हो सकता है ना। अब इसके बाद ये जो पेशेंट है उसकी खास तौर से जो सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट है उसमें उसकी हिस्ट्री ली जाती है, और इसीलिए ये जो प्रोफार्मा है उसमें जो ए पार्ट है वो हिस्ट्री से संबंधित है, फिर बी पार्ट उसके थोड़ा असेसमेंट से संबंधित है, और फिर तीसरा जो पार्ट है वो उसका सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट है। ए बी सी ऐसे 3 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट था ए हिस्ट्री का, उसमें पहला पॉइंट लिया हुआ है वेट चेंज। हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तब ऐसे समय में उसका जो वज़न है वो परिवर्तित हो जाता है, और इसीलिए इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वेट चेंजेस, अर्थात वज़न में क्या परिवर्तन हुआ। इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, यस एंड नो। यस के लिए टिक लगाना है फर्स्ट वाले कॉलम में, नो के लिए दूसरे वाले कॉलम में। यदि किसी का वज़न यस में आता है इसका मतलब है उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, नो में आता है तो इसका मतलब है वो ठीक है ना। अब इसी वेट चेंज में और 2 पार्ट्स हैं। पहला दिया है ओवरऑल लॉस इन पास्ट 6 मंथ्स, मतलब पूरा 6 जो बीमार होके वो आया है हॉस्पिटल में, तो उसके 6 महीने पहले उसके वज़न में क्या परिवर्तन हुआ था, ये वाला फर्स्ट कॉलम है। इसमें भी 2 कॉलम्स, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 खाने दिए हुए हैं। एक है केजी में और दूसरा दिया हुआ है जो भी वज़न में कमी आई है वो परसेंटेज में कितना लॉस हुआ वो दिया हुआ है। दूसरा अब इसके बाद जो वेट चेंज में दूसरा पार्ट था वो है चेंज इन पास्ट 2 वीक्स। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको क्रॉनिक डिसीज़ है, इसलिए वो 6 महीने से उसके वज़न में कमी देखी जा सकती है, लेकिन जिसको क्रॉनिक डिसीज़ नहीं है ऐसे इसमें तो कोई वज़न में कमी 6 महीने से नहीं होगी, इसलिए दूसरा जो कॉलम है वो उसके लिए अप्लाई होगा। जैसे एक्यूट कंडीशन वाले हैं तो उसमें पास्ट 2 वीक्स में क्या चेंजेस आए, ज़रूरी नहीं कि पास्ट 2 वीक्स में भी हो सकता है पहले वीक में कोई अंतर नहीं आया था, अभी वाला जो वीक है उसमें अंतर आया है, तो इसलिए ये पास्ट 2 वीक वाला ये यहाँ पर लागू होगा। इसके 3 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें 3 खाने दिए हुए हैं। पहला जो खाना दिया हुआ है उसमें है कि 2 वीक पहले उसका वज़न बढ़ गया, हो सकता है नो चेंज आया। तीसरा दिया है कि कम हो गया, ये इसमें अपने को टिक लगाना है, ठीक है। जिसका वज़न में नो चेंज आया इसका मतलब है कि उसकी स्थिति स्थिर है। जिसके इसमें बढ़ोतरी हुई इसका मतलब है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो रहा है। तीसरे वाले इसमें डिक्रीज़ हुआ मतलब उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो रहा है, ये कॉलम इसको उठाएगा। अब आता है इस वेट के बाद में दूसरा जो हिस्ट्री में ले आ जाता है वो है डाइटरी इनटेक चेंज रिलेटिव टू नॉर्मल, अर्थात जो भी उसका नॉर्मल खाना था उसमें क्या आहार में परिवर्तन आया है उस नॉर्मल के हिसाब से। पहला इसमें है, इसमें भी 3 चीज़ें पूछी हुई हैं। पहला वाला था नो चेंज, कोई अंतर नहीं आया उसके खाने में, मतलब उसकी स्थिति ठीक है, वो हो गया। दूसरा है चेंज। अब चेंज में भी इसमें 2 कॉलम दिए, एक ड्यूरेशन मतलब अवधि, कितनी अवधि, तो पहला खाना जो है वो वीक से संबंधित है, मतलब सप्ताह, कितने सप्ताह में उसको परिवर्तन हुआ, समझ लो 2 सप्ताह में हुआ, हमने यहाँ पर 2 सप्ताह लिखे। महीनों में हुआ है तो हमने यहाँ पर कितने महीने में हुआ वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइप, मतलब वो जो कोई भी व्यक्ति जब बीमार नहीं रहता है तब वो नॉर्मल खाना खाता रहता है, पर जब वो बीमार हो जाता है तब उसके खाने में परिवर्तन हो जाता है। तो अब वो कैसा खाना खा रहा है उसके ऊपर से ये वाला प्रकार पूछा गया है। इसमें है सब ऑप्टिमल सॉलिड फूड, मतलब सॉलिड फूड खा रहा है लेकिन उस जो नॉर्मल खा रहा था उससे थोड़ा सा परिवर्तित है, इसलिए सब ऑप्टिमल में ये खाना दिया है। दूसरा खाना है कि अब उसको फुल लिक्विड खाना पड़ रहा है,
तीसरा खाना है कि फुल लिक्विड तो खा रहा है लेकिन उसमें कैलोरीज कम है, मतलब उतना ज़्यादा कैलोरी उसका इंटेक नहीं हो पाया है। और तीसरा जो खाना है, चौथा जो खाना है उसमें स्टारवेशन लिखा है, मतलब उसको खाया ही नहीं जा रहा, वो वाली स्थिति है। स्टारवेशन का मतलब रहता है कि भूख मरी, मतलब पूरा खाना नहीं खा पा रहा। अब इसके बाद हिस्ट्री में तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, अर्थात जो हमारे पाचन संस्था है उससे संबंधित क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं वो। अब इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है परसिस्टिंग मोर देन 2 वीक्स, अर्थात 2 सप्ताह से जो चालू हैं वो, या 2 सप्ताह से ज़्यादा से जो चालू हैं वो। इसमें भी बहुत सारे खाने दिए हुए हैं। सबसे पहला खाना है नन, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा खाना दिया है कि उसको नौशिया हो रहा है। तीसरा खाना है वोमिटिंग हो रहा है। चौथा खाना डायरिया से संबंधित है। पांचवा खाना एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही उसको। छठा खाना है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी भूख मर गई है, एक तरह से वैसा वाला है। अब ये जो खाने हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल नन है मतलब तो भाई कुछ परिवर्तन नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ एक में ही टिक रहेगा। लेकिन ये बाकी के जो खाने हैं पाँचों, इसमें हो सकता है एक में ही हो, 2 में भी हो, 3 में भी हो, या 5 में भी हो सकता है। तो वो जो जो लक्षण है उसके हिसाब से इसमें टिक मार्क लगाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा टिक इसमें होंगे इसका मतलब है उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब आता है चौथी कंडीशन हिस्ट्री में, वो है फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब है कि वो जो नॉर्मल कार्य कर रहा था उसमें क्या परिवर्तन आया है। अब इसमें पहला वाला जो है वो तो है नो डिसफंक्शन, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल था उसके कार्य वैसे ही हैं। अब दूसरा जो है क्वेश्चन वो है डिसफंक्शन, मतलब उसके कार्यों में परिवर्तन है। अब इसमें भी 2 चीज़ दी हुई है ड्यूरेशन से संबंधित, मतलब कितनी अवधि से है, वीक्स और मंथ्स। सप्ताह में कितने सप्ताह से परिवर्तन हुआ या महीनों से हुआ। महीनों से हुआ मतलब ज़्यादा गंभीर है, पर क्रॉनिक वाली कंडीशन में। और यदि एक्यूट कंडीशन थी और वीक्स में है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसमें टिक लगाना पड़ेगा। अब इसमें फिर पूछा है तीसरा पार्ट टाइप, मतलब जो भी व्यक्ति है उसका किस प्रकार के कार्य में परिवर्तन आया है। इसमें 3 कॉलम दिए हैं। फर्स्ट है वर्किंग सब ऑप्टिमली, जो काम कर रहा था वो उसी में थोड़ा सा फर्क हुआ है, मतलब थोड़ा कम हुआ है वो वाला। दूसरा है एम्ब्यूलेटरी, मतलब चल फिर रहा है पर ज़्यादा काम इतना नहीं। फिर तीसरा है बेड रिडन, तो बेड रिडन का मतलब है कि वो बिस्तर पे ही है पूरी तरह से, मतलब उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब उसके बाद 5वां इसमें है डिसीज एंड इट्स रिलेशनशिप टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर रोग जो रहता है उसके आधार पर पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होता है, इसलिए ये वाला कॉलम पूछा गया है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी डायग्नोसिस, क्योंकि डॉक्टर जो रहता है वो कुछ न कुछ पता करता है कि इसको ये रोग हो सकता है, तो वो उसने क्या पता किया है वो आप इसमें देख के लिखेंगे, या वो जो भी रोगी है उसके अटेंडेंट है उनसे पूछ के अपन लिख सकते हैं कि भाई रोगी को क्या प्रॉब्लम, कौन से रोग से ये पीड़ित हो सकता है, इसलिए वो प्राथमिक डायग्नोसिस निदान पूछा है। अब वो जो भी निदान रहता है, जो भी रोग आया है उसके हिसाब से क्या हो जाती है कि उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बदलती है, क्योंकि बॉडी के ऊपर उस रोग का असर पड़ता है। अब इसमें भी अलग अलग खाने दिए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जैसे अभी अपन लोगों ने कुछ दिनों पहले टाइफॉइड पढ़ा था, तो आपको मालूम है कि टाइफॉइड में फीवर बढ़ जाता है, और जब भी फीवर बढ़ेगा तब उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है ना। तो वो जो डिमांड बढ़ी है, कोई भी रोग होता है उसमें मेटाबॉलिक डिमांड में चेंजेस आते ही हैं। अब वो क्या चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से ये खाना है, खाने में टिक करना है। फर्स्ट है नन, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया है ना, ऐसा रोग था कि जिसमें कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरा है कि जिसमें मेटाबॉलिक डिमांड जो थी वो कमी हो गई, वो लिखना पड़ेगा। दूसरा इसके बाद का खाना है कि मॉडरेट बढ़ गई उसकी। और तीसरी है हाई, जब बहुत ज़्यादा हो गई तो उस हिसाब से है, मतलब जो भी डिमांड बढ़ी वो कम है, मतलब बढ़ी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी,
ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा बड़ी, ऐसे करके ये 3 कॉलम दिए गए। अब इसके बाद ए पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब जो भी व्यक्ति था उसकी अपन ने हिस्ट्री ले ली है, अब उसको फिजिकली अपन देखेंगे कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। और ये जो पार्ट है इसमें ख़ास तौर से उस व्यक्ति की जो मतलब जैसे उसका कंडीशन है कि यदि जो सबक्यूटेनियस फैट है, वज़न कम हो जाता है, तब उसमें कई बार फैट कम हो जाता है, कई बार मसल्स कम हो जाती है, और कई बार वज़न में कमी नहीं आती लेकिन इडिमा देखा जाता है ना, पानी भर जाता है शरीर में। तो उस हिसाब से इसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की गई है। और इसका असेसमेंट करने के लिए इन्होंने इस ब्रैकेट में ये दिया हुआ है कि यदि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है तो नॉर्मल के लिए 0 देना है, यदि उसमें कोई चेंज है और ज़्यादा चेंज नहीं है तो माइल्ड है तो उसमें 1 प्लस करना है, यदि मॉडरेट है तो 2 प्लस करना है, और ज़्यादा फर्क है तो 3 प्लस करना है। अब इसमें सबसे पहला पूछा गया है लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, अर्थात जो भी वसा है वो कम हो गया है। कहाँ से है? तो चेस्ट से भी हो सकता है, ट्राइसेप से भी हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए आपको यहाँ पर 1, 2 और 3 प्लस में जो भी आंसर होगा वो लिखना है, या 0 है तो 0 लिखना है। फिर मसल वेस्टिंग और फैट वेस्टिंग में अंतर रहता है। वज़न एक जनरल कम होता है तब व्यक्ति दुबला दिखता है, लेकिन मसल वेस्टिंग हो जाती है तो वो हड्डियों का ढांचा दिखता है। और जैसे हमने मरासमस, आप लोगों ने जब माल न्यूट्रिशन पढ़ा होगा तब देखा होगा कि मरासमस में व्यक्ति कैसा दिखता है, हड्डियों का ढांचा है ना, स्किन हड्डियों के ऊपर लगी हुई, तो वो मसल वेस्टिंग को दिखाता है। तो इसमें मसल वेस्टिंग पूछी है कि क्वाड्रिसेप्स और डेल्टॉइड्स में कितनी हुई है, वो आप इसमें लिखो। हाथ पैरों में जो भी चेंजेस आए हैं उसके वो आप इसमें दिखा सकते हैं। ओवरऑल भी जैसे चेस्ट में भी चेंजेस हैं, उसके मसल्स जैसे हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें लिखना है। अब तीसरा जो कॉलम है, जो मैंने कहा था पानी भर जाता है जिसको अपन एडिमा कहते हैं, उसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर एडिमा दिख रहा है। एंकल में एडिमा है, सैक्रल एडिमा है, या पेट में है मसाइड्स, तो वो देखना है। एंकल मतलब तो आप जानते ही हो कि एडी में, एडी के वहाँ। सैक्रल मतलब जो स्क्रोटम है उसकी तरफ है ना, नीचे की लोअर एब्डोमिनल इसमें, और असाइड्स पेट में पानी है। तो अब ये जो 2 कॉलम है ए और बी, इसके आधार पर फिर सी कॉलम आता है कि उसका असेसमेंट हमने क्या किया और उसकी रेटिंग हमने क्या दी। इसको कहा, नाम दिया हुआ है सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट रेटिंग। ये जो सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट रेटिंग है, इसमें 3 चीज़ें के आधार पर रेटिंग की गई है, ए, बी और सी। यदि व्यक्ति में कोई चेंजेस नहीं दिखे हमको, तो सब सही दिखा, तो उसको अपन कहेंगे वेल नरिश्ड। दूसरा है मॉडरेटली माल नरिश्ड, है ना, कि जो कि माल न्यूट्रिशन में जा रहा है, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग। इसलिए अब इसमें जैसे अभी अपन ने देखा था कि कोई भी यहाँ जो हम खाने लगा पे टिक लगा रहे थे, उसी के आधार पर यहाँ पर हमारे को बी या सी होगा। जिसमें हाई वाले पार्ट रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही, स्टार्वेशन हो रहा है, ऐसे, तो ऑटोमेटिकली सीवियरली मालनरिश्ड के इसमें टिक लगेगा। अब ये जो टिक लगे हैं इसके आधार पर क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की आरडीए चेंज होगी। इसलिए उस आरडीए के लिए हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि डाइट प्लान बनाने से पहले हमको आरडीए चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसमें यही है कि आरडीए उसका उस डाइट कितना कितना हो रहा है उस आधार पर। यदि ए है तो उसकी जो नॉर्मल, उसका जो एज है, उसके जो सेक्स है और उसका जो बीएमआई है, उसके आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी आरडीए कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और रोग को देखते हुए। यदि समझ लो वो अंडरवेट है, वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसके आधार पर हमारी ये आरडीए और डिसीज़ को देखते हुए आरडीए चेंज होगी। ओवरवेट है या ओबीज है तो उस और रोग क्या है उसके आधार पर इसकी आरडीए चेंज होगी। इस आरडीए में सबसे पहले तो एनर्जी आएगी कि उसको एनर्जी कितनी देना है। हम लोग जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए वो दिखेंगे। वो उसी एनर्जी के आधार पर ये जो तीनों उसके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट,
ये भी उसी के आधार पर और उसका जो डाइटरी प्रिंसिपल है उसके आधार पर ये बनेगा कि कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, फैट। अब इसके बाद में इसी के साथ में जो माइक्रो वाला है सॉल्ट, वो कितना देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें सॉल्ट इनटेक पर परिवर्तन होता है, इसलिए वो भी अपने को उसमें लिखना है। उसी तरह से जो पेशेंट है उसको यदि फ्लूइड वाला पार्ट है तो वो भी लिखना है। जैसे असाइड्स है किसी को, मतलब पानी भरा हुआ है, इडिमा है, तो ऐसे समय हमको फ्लूइड कम देना पड़ता है, तो वो फ्लूइड की मात्रा। डिहाइड्रेशन है, ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए वो फ्लूइड कितना देना वो भी। और पेशेंट की कंडीशन के आधार पर भी, लिक्विड डाइट है या कौन सा डाइट है उसके आधार पर भी फ्लूइड चेंज होता है, इसलिए वो देना है। ये जब हम कर लेते हैं उसके बाद जो चीज़ करते हैं हम, वो है उसका डाइट प्लान, क्योंकि अब हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को किस टाइप का डाइट देना है और कितनी मात्रा में उसकी RDA रहेगी, उस आधार पर पूरा एक डाइट प्लान हमको करना पड़ता है। और ये जो डाइट प्लान रहता है वो करने से अपने आप ही वो जो पेशेंट है वो हाई रिस्क में जाने से बच जाए, ये देखकर हमको उसका डाइट प्लान करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा लेक्चर। अब ये जो लेक्चर मैंने दिया वो तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड हो ही चुका है। इसके अलावा इसी चीज़ को मैंने हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो हिंदी की हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क पेशेंट का मैंने पहले ही एक आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो लिटरेचर था वो भेज चुकी हूँ, तो वो इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां तो उससे कंसल्ट कर सकती हैं। तो अब ये वाला चीज़ मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो सबसे